हेलो फ्रेंड्स। आई एम मनीष और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनीष पांडे पर। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है फ्रेज। फ्रेज जिसको हिंदी में पदबंध कहा जाता है। अगर देखा जाए तो पदबंध जो है शब्दों का समूह होता है जिसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता है, लेकिन जो थोड़ा बहुत अर्थ देता है। फ्रेज को हम लोग इसी रूप में जानते हैं। फ्रेज, वैसे तो फ्रेज को बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने ढंग से परिभाषित किया है और सबका कहने का लगभग तो एक ही अर्थ है। ऐसे आते हैं, थोड़ा देख लेते हैं क्या अ, विद्वान लोग कह रहे हैं। जॉन लायंस का कहना है कि एनी ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इज ग्रामेटिकली इक्विवेलेंट टू अ सिंगल वर्ड। जॉन लायंस क्या कह रहे हैं? जॉन लायंस कह रहे हैं कि शब्दों का समूह जो कि ग्रामेटिकली एक शब्द के बराबर हो, ग्रामेटिकली इक्विवेलेंट टू अ सिंगल वर्ड, एंड विच डज नॉट हैव इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अर्थात उसका अपना सब्जेक्ट और वर्ब ना हो तो वो क्या कहा जाता है? फ्रेज कहा जाता है। टॉड क्या कहते हैं? टॉड कहते हैं कि अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फंक्शंस एज ए यूनिट। यहाँ भी देखिए, ये क्या कर रहे हैं कि शब्दों का समूह है और वो एज ए यूनिट फंक्शन करता है, एक इकाई के रूप में फंक्शन करता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ इन्होंने कह रखा है, वो ये कि वर्ब फ्रेज को छोड़ करके बाकी किसी फ्रेज में वर्ब नहीं होता है। अर्थात वो फाइनाइट वर्ब नहीं होता है। किस फ्रेज को छोड़ करके? वर्ब फ्रेज को छोड़ करके। ठीक है। निस्फील्ड साहब कहते हैं अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट मेक सम सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। तो इन सभी परिभाषाओं को अगर हम समेकित करते हैं तो जो अर्थ निकालते हैं, जो एक सार रूप में हम देखते हैं, वो ये है कि फ्रेज जो होता है शब्दों का समूह होता है, वो एक यूनिट के रूप में काम करता है और उसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता है। केवल वर्ब फ्रेज को छोड़ दिया जाए तो उसमें फाइनाइट वर्ब नहीं होती है। ठीक ना? ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखते हैं इसके टाइप्स को। तो ऐसे फ्रेज का तो कई प्रकार होता है, लेकिन मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो फ्रेज तीन प्रकार के होते हैं: नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज। नाउन फ्रेज अर्थात वह फ्रेज जो नाउन का काम करता है, अर्थात जो किसी वाक्य का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट बन सकता है, वो नाउन फ्रेज हो जाएगा। एडजेक्टिव फ्रेज अर्थात वह फ्रेज जो किसी नाउन को मॉडिफाई करेगा। और एडवर्ब फ्रेज वह फ्रेज जो किसी वर्ब एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा। ठीक है। आप सबसे पहले देखते हैं नाउन फ्रेज को। नाउन फ्रेज को हिंदी में संज्ञा पदबंध भी कहा जाता है। अब यहाँ हम लोग देख सकते हैं एक वाक्य है, वेयर टू गो इज नॉट फिक्स्ड। कहाँ जाए, कहाँ जाया जाए तय नहीं है। वेयर टू गो इज नॉट फिक्स्ड। अब अगर सब्जेक्ट की कसौटी पर देखा जाए या कसा जाए तो हम देखते हैं कि वेयर टू गो इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस एंड इज नॉट फिक्स्ड इज द प्रेडिकेट। ठीक है। वेयर टू गो जो कि सब्जेक्ट है, अगर इसका हम एनालिसिस करें तो देखते हैं कि कुछ शब्द हैं, यहाँ तीन शब्द हैं और कुछ अर्थ भी दे रहे हैं और यहाँ नाउन का काम अर्थात इस वाक्य का सब्जेक्ट के रूप में आए हैं। तो ये क्या हो जाएगा? यह जो फ्रेज है यह नाउन फ्रेज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। वेयर टू गो, कहाँ चलें या कहाँ जाया जाए, इज नॉट फिक्स, तय नहीं है। दूसरा वाक्य हम देखते हैं, हाउ टू ऑपरेट दिस मशीन इज नॉट नन। कह रहा है कि इस मशीन को कैसे ऑपरेट किया जाए, इस मशीन को कैसे चलाया जाए, यह पता नहीं है। क्या पता नहीं है? इस मशीन को कैसे ऑपरेट किया जाए। तो हाउ टू ऑपरेट दिस मशीन, आप देख सकते हैं एक दो तीन चार पांच, पांच शब्दों का समूह है जो कि कुछ अर्थ प्रकट कर रहा है और यहाँ इस वाक्य का सब्जेक्ट बन करके आया है।
तो हम क्या कहेंगे कि यह फ्रेज जो है नाउन फ्रेज है। इसके बाद हम देखते हैं मोहन लव्स टू प्ले विद चिल्ड्रेन। मोहन लव्स टू प्ले विद चिल्ड्रेन, मोहन को पसंद है, मोहन को अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है, टू प्ले विद चिल्ड्रेन। तो यहाँ हम देखते हैं कि मोहन सब्जेक्ट हो गया, लव्स वर्ब हो गया, फाइनाइट वर्ब, और ये जो टू प्ले विद चिल्ड्रेन है ये ऑब्जेक्ट हो गया। मोहन को क्या पसंद है, मोहन को पसंद है बच्चों के साथ खेलना, टू प्ले विद चिल्ड्रेन। तो टू प्ले विद चिल्ड्रेन जो है शब्दों का समूह है, थोड़ा अर्थ दे रहा है और इस वाक्य में ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो हम कहेंगे कि टू प्ले विद चिल्ड्रेन जो है नाउन क्लॉज है। आगे देखते हैं ही सिम्स टू बी अ सिंगर, वह प्रतीत होता है कि एक गायक है। तो ठीक है, ही सब्जेक्ट हो गया, सिम्स फाइनाइट वर्ब हो गया, और आप देख सकते हैं टू बी अ सिंगर, वह क्या प्रतीत होता है, टू बी अ सिंगर, एक गायक। तो टू बी अ सिंगर ये चार शब्द जो है ये मिल करके कंप्लीमेंट का काम कर रहे हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि फ्रेज सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, कंप्लीमेंट के रूप में आ रहा है। अब आगे हम देखते हैं एडजेक्टिव फ्रेज को। सॉरी, एडजेक्टिव फ्रेज अर्थात विशेषण पदबंध। तो जैसा कि नाम है एडजेक्टिव फ्रेज, तो यह किसका काम करेगा, यह एडजेक्टिव का काम करेगा। ठीक है, कैसे, तो देखा जाए, अ ट्रक विद हेवी लोड कैन डैमेज द रोड। कैसा ट्रक रोड को डैमेज कर सकता है, विद हेवी लोड। ट्रक के बारे में क्या ऐड हो रहा है, यही ना ऐड हो रहा है, विद हेवी लोड, यानी कि भारी ट्रक इस रोड को डैमेज कर सकता है। तो ट्रक की विशेषता बता रहा है विद हेवी लोड, कैसा ट्रक, हेवी लोड वाला ट्रक। तो ये क्या हो गया, ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। फिर दूसरा देख रहे हैं, ए मैन इन ग्रेट डिफिकल्टीज कम टू मी फॉर हेल्प। एक आदमी, कैसा आदमी, किस तरह का आदमी, इन ग्रेट डिफिकल्टीज, बहुत परेशानी में पड़ा हुआ आदमी। आदमी की खासियत क्या है, आदमी कैसा है, तो बहुत परेशानी में डूबा हुआ आदमी, बहुत परेशानी से युक्त आदमी, केम टू सी सॉरी कम टू मी फॉर हेल्प। तो आदमी की खासियत क्या है, यही ना, अ ग्रेट डिफिकल्टीज। तो ये हो गया एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। अब आगे देखते हैं, एक कहावत भी है, ए बर्ड इन अ हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। उसको कहा जाता है कि 9 नगद न 13 उधार, है ना। लेकिन ये तो चूंकि लोकोक्ति है ना, तो ए बर्ड इन अ हैंड, अब देखिए कौन सा बर्ड, इन अ हैंड, हाथ में की एक चिड़िया। इसका शाब्दिक अर्थ में कह रहा हूं, ए बर्ड इन अ हैंड मतलब हाथ में की एक चिड़िया, इज वर्थ योग्य है, बराबर है, किसके बराबर है, टू इन द बुश। बुश में अगर यानी झाड़ी में 2 चिड़िया है तो किसके बराबर है, एक जो कि हाथ में है, मतलब वही ना जिसको हम लोग कहते हैं कि 9 नगद न 13 उधार। ध्यान दीजिएगा, यहाँ टू के बाद यहाँ बुश जो है, सॉरी बुश कह रहे हैं, बर्ड जो है छिपा हुआ है। तो इस वाक्य में दो दो एडजेक्टिव फ्रेज आए हैं, एक यहाँ इन हैंड और दूसरा इन द बुश। ये भी एडजेक्टिव फ्रेज है और यह भी एडजेक्टिव फ्रेज है, ठीक ना। यहाँ चूंकि छुपा हुआ है, दिख नहीं रहा है। इसके बाद हम देखते हैं एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज अर्थात वह फ्रेज जो वर्ब को मॉडिफाई करेगा। यहाँ तो हम लोग कहेंगे कि वो एडवर्ब फ्रेज है, या एडजेक्टिव को भी करेगा, दूसरे एडवर्ब को भी करेगा। यहाँ देखते हैं, मोहन केम विद ग्रेट स्पीड। मोहन बहुत तेज गति से आया, मोहन केम विद ग्रेट स्पीड। और एक बात हम जानते हैं कि एडवर्ब कैसे पता करते हैं, क्रिया में कब, कहाँ, कैसे, क्यों, ये सब प्रश्न लगाते हैं और हम एडवर्ब का पता करते हैं। तो एडवर्ब फ्रेज का भी पता करना हो तो हम यही प्रश्न यूज करेंगे। करें कि मोहन केम, मोहन आया, कैसे आया,
तो कह रहा है कि विद ग्रेट स्पीड, बहुत तेज गति से आया। मतलब यहाँ विद ग्रेट स्पीड जो है वो एडवर्ब फ्रेज हो गया। और ध्यान दीजिएगा, एडवर्ब फ्रेज को हम किसी एडवर्ब से भी रिप्लेस कर सकते हैं या किसी एडवर्ब क्लॉज से भी रिप्लेस कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं कह रहा हूं कि कोई एडवर्ब फ्रेज है तो उसको कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, किसी एडवर्ब से या किसी एडवर्ब क्लॉज से भी रिप्लेस कर सकते हैं। उसी तरह से अगर नाउन क्लॉज है तो उसको किसी नाउन से या किसी नाउन क्लॉज से भी रिप्लेस किया जा सकता है। उसको हम लोग थोड़ा देखेंगे। यहाँ देख ही लिया जाए, मोहन केम विद ग्रेट स्पीड, तो ये शब्दों का समूह है और एडवर्ब का काम कर रहा है, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब फ्रेज हो गया। ठीक है। दूसरा है डोंट बिहेव इन अ वेरी रूड मैनर। डोंट बिहेव, मत व्यवहार कीजिए। कैसा व्यवहार मत कीजिए, इन अ वेरी रूड मैनर, बहुत रूड मैनर में मत व्यवहार कीजिए। यहाँ ये भी एडवर्ब फ्रेज हो गया। सिट, बैठिए, कहाँ बैठिए, एट दिस प्लेस, इस जगह पर। तो कहाँ बैठिए, एट दिस प्लेस। तो एट दिस प्लेस शब्दों का समूह है और एडवर्ब का काम कर रहा है। एडवर्ब ऑफ प्लेस जैसा काम कर रहा है, यहाँ एडवर्ब ऑफ मैनर जैसा काम कर रहा है ना। तो ये सब क्या हो गया, एडवर्ब फ्रेज हो गया। और जैसा कि मैं कहा कि एडवर्ब फ्रेज को किसी एडवर्ब से रिप्लेस किया जा सकता है, तो देखिए अगर हम यहाँ कह सकते हैं मोहन केम विद ग्रेट स्पीड, तो यहाँ हम ये भी कह सकते हैं मोहन केम क्विकली, मोहन केम क्विकली। डोंट बिहेव र्यूडली। अब देखिए क्विकली क्या है, एडवर्ब है, र्यूडली क्या है, एडवर्ब है। सीट एट दिस प्लेस, कह रहा है कि इसी स्थान पर बैठिए, तो हम कह सकते हैं सीट हियर। क्या कह सकते हैं, सीट हियर। तो हम देख रहे हैं कि एडवर्ब फ्रेज जो है किसी एडवर्ब से रिप्लेस हो जा रहा है। व्हाट आर यू डूइंग एट दिस वेरी मोमेंट, कह रहे हैं कि आप इस क्षण क्या कर रहे हैं। व्हाट आर यू डूइंग एट दिस वेरी मोमेंट। तो एट दिस वेरी मोमेंट जो है ये क्या हो गया, यह हो गया एडवर्ब फ्रेज। और इसको अगर हम रिप्लेस करना चाहें किसी एडवर्ब से तो कह सकते हैं व्हाट आर यू डूइंग नाउ, व्हाट आर यू डूइंग नाउ। ठीक है। और जैसा कि मैं इधर कह रहा था कि एडवर्ब क्लॉज, सॉरी, नाउन फ्रेज को नाउन क्लॉज से भी रिप्लेस किया जा सकता है। अब जैसे कि दिया है वेयर टू गो इज नॉट फिक्स्ड, वेयर वी शुड गो इज नॉट फिक्स्ड, उसको हम क्या कह सकते हैं, वेयर वी शुड गो इज नॉट फिक्स्ड। तो आप देख सकते हैं कि जो वेयर टू गो है वो वेयर वी शुड गो, जो कि एक क्लॉज हो गया, क्योंकि क्लॉज के बारे में आप ऑलरेडी जान चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरा वीडियो क्लॉज वाला देख सकते हैं कि क्लॉज क्या होता है, शब्दों का समूह होता है, उसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अर्थात फाइनाइट वर्ब होती है और वो किसी वाक्य का हिस्सा होता है। चलिए ठीक है। हाउ टू ऑपरेट दिस मशीन इज नॉट नन, हाउ वी शुड ऑपरेट दिस मशीन इज नॉट नन, हम लोग कैसे इस मशीन को ऑपरेट करें ये नहीं पता है। तो आप देख सकते हैं इन सबको क्या किया जा सकता है, किसी नाउन क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज से रिप्लेस किया जा सकता है। अब यहाँ देखिए एडजेक्टिव फ्रेज को कैसे एडजेक्टिव क्लॉज से रिप्लेस किया जा सकता है। ए मैन इन ग्रेट डिफिकल्टीज केम टू मी फॉर हेल्प, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ए मैन हु वाज इन ग्रेट डिफिकल्टी, ए मैन हु वाज इन ग्रेट डिफिकल्टीज केम टू मी फॉर हेल्प। तो जब आप यहाँ कह देते हैं कि हु वाज इन ग्रेट डिफिकल्टी, तो आप देख रहे हैं ना यहाँ सब्जेक्ट हो गया प्रेडिकेट हो गया। तो जब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो गया, सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब हो गया तो क्लॉज हो गया। तो मैं यही कह रहा था कि एडजेक्टिव क्लॉज है, सॉरी फ्रेज है, तो उसको क्या कर सकते हैं, क्लॉज से रिप्लेस कर सकते हैं। ए बर्ड इन अ हैंड को हम कह सकते हैं ए बर्ड विच इज इन अ हैंड इज वर्थ टू बर्ड विच इज इन द बुश। ठीक है, आप देख लिए। इसके बाद
फ्रेज के बारे में और भी कुछ हम लोग देखेंगे। फ्रेज के द्वारा सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये सब जहाँ आता है ना ट्रांसफॉर्मेशन, कि कैसे सिंपल से कंपाउंड बना दे, कॉम्प्लेक्स बना दे, तो वहाँ फ्रेज का रोल बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा और भी एक चीज जो मैं लिखा हूँ मैं बता देना चाहता हूँ, कि जैसा कि मैं बोला कि फ्रेज जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। ऐसे आप वर्ब फ्रेज भी देख सकते हैं, प्रीपोजिशन फ्रेज देख सकते हैं, इन्फिनिटिव फ्रेज, जिरंड फ्रेज, पार्टिसिपल फ्रेज, और भी कंजंक्शन फ्रेज, इंटरजेक्शन फ्रेज। लेकिन ये 3 जो फ्रेज का टाइप है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, इन सब पर आधारित एक एक वाक्य भी मैं लिख दिया हूँ, और नटसेल में मैं थोड़ा सा बता भी दे रहा हूँ। वर्ब फ्रेज क्या होता है? वर्ब फ्रेज वर्ब होता है, और वो कई, जैसा कि वो फ्रेज है तो समूह होगा। सिंगल वर्ब को हम वर्ब फ्रेज नहीं कह सकते हैं। राम रन्स, तो यहाँ रन्स क्रिया है, लेकिन क्रिया पदबंध नहीं है, यानी वर्ब फ्रेज नहीं है। लेकिन अगर राम इज रीडिंग हो गया तो इज रीडिंग, यहाँ ये वर्ब फ्रेज हो गया, है ना। दिस बुक हैज बीन रिटेन, तो हैज बीन रिटेन, यहाँ आप देख सकते हैं कि 3 वर्ब है, हैज बीन और रिटेन, तो ये वर्ब फ्रेज हो गया। जहां तक वर्ब फ्रेज का सवाल है, अधिक से अधिक 5 वर्ब फ्रेज हो सकता है, माने 5 शब्द का वर्ब फ्रेज हो सकता है। जैसा कि मैं यहाँ लिखा हूं, ही मे हैव बीन बीइंग फॉलोड, ही मे हैव बीन बीइंग फॉलोड। आप देख सकते हैं यहाँ कितनी क्रिया आई है, 1 2 3 4 5। तो मैं बताया कि अधिक से अधिक वर्ब फ्रेज में 5 शब्द हो सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं, प्रीपोजिशन फ्रेज। प्रीपोजिशन फ्रेज वह फ्रेज होता है जो किसी प्रीपोजिशन से स्टार्ट होता है। जैसे द बुक इज ऑन द चेयर, कहाँ है बुक? ऑन द चेयर है। इसके बाद है इन्फिनिटिव फ्रेज। आप जानते हैं कि क्रिया के पहले टू लगा रहता है, क्रिया V1 फॉर्म में रहती है। टू डू दिस वर्क इज डिफिकल्ट, इस काम को करना कठिन है। आप देख सकते हैं टू डू यानी इन्फिनिटिव से चालू हो रहा है, टू डू दिस वर्क क्या हो गया? इन्फिनिटिव फ्रेज हो गया। फिर आप जानते हैं कि इन्फिनिटिव को जिरंड में भी चेंज किया जा सकता है, तो उसी को हम यहाँ डूइंग दिस वर्क जब हम कह दे रहे हैं तो ये क्या हो गया? ये हो गया जिरंड। डूइंग दिस वर्क, इस काम को करना, इज डिफिकल्ट, कठिन है। ठीक है, इसके बाद है पार्टिसिपल फ्रेज। पार्टिसिपल आप जानते हैं 3 प्रकार का होता है। खैर, हैविंग डन दिस वर्क, अब देखिए पार्टिसिपल कहाँ यूज हुआ है? हैविंग डन दिस वर्क, मोहन वेंट टू स्कूल, काम को करके, इस काम को करके मोहन कहाँ चला गया? विद्यालय चला गया। तो ठीक है, ये सब तो फ्रेज है, और इन सब की भी आवश्यकता पड़ जाती है कब? जब सिंपल से कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स ये सब जो ट्रांसफॉर्मेशन करना होता है, तो इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। और एक बात मैं बता दे रहा हूँ कि इसमें से बहुत सारे ऐसे भेद हैं जो कि कभी न कभी कहीं न कहीं इधर भी आकर के मतलब वो ओवरलैप करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो क्लासिफिकेशन है कोई बिल्कुल आयरन वॉल जैसा है जो कि बिल्कुल सेपरेट कर सकता है, वो ओवरलैप करते रहता है। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि मतलब प्रैक्टिस करके देखेंगे कि किसी वाक्य में क्या आया है, कैसा फ्रेज आया है, तो उसको थोड़ा सा देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये प्रश्न लिखा हुआ है कि फाइंड द फ्रेजेज एंड नेम द टाइप्स, मतलब फ्रेज को फाइंड आउट करना है और इसके बाद बताना है कि वो किस तरह का है, नाउन फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है या एडवर्ब फ्रेज है। तो देखते हैं, पहला वाक्य है, ही स्पीक्स लाइक अ बॉर्न ओरेटर। वह स्पीक वह बोलता है, ही स्पीक्स कैसे बोलता है? लाइक अ बॉर्न ओरेटर। तो ये मैनर को बता रहा है, लग रहा है जैसे कि वो जन्मजात वक्ता हो। तो ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, कैसे बोलता है, मैनर को बता रहा है। तो यहाँ लाइक अ बॉर्न ओरेटर जो हो गया, वो क्या हो गया? वो एडवर्ब फ्रेज हो गया। क्या हो गया? एडवर्ब फ्रेज हो गया। ही स्पीक्स वह बोलता है,
कैसे बोलता है, किस ढंग से बोलता है, लाइक अ बॉर्न ओरेटर, जन्मजात वक्ता जैसा। ठीक है। इसके बाद दूसरा वाक्य है डू नॉट टॉक लाइक दैट, मतलब ऐसे मत बात कीजिए, डोंट टॉक, मत बात कीजिए, कैसे मत बात कीजिए, लाइक दैट। तो ये लाइक दैट किसको मॉडिफाई कर रहा है, टॉक को बता रहे कि कैसे, किस ढंग से, किस मैनर में बात मत कीजिए। तो यहाँ ये जो है ये भी एडवर्ब फ्रेज हो गया। क्या हो गया, एडवर्ब फ्रेज हो गया। इसके बाद है आई हैव फॉरगॉटेन हाउ टू प्ले दिस गेम। आई हैव फॉरगॉटेन, मैं भूल गया हूँ, क्या भूल गया हूँ, हाउ टू प्ले दिस गेम, हाउ टू प्ले दिस गेम। अब कल्पना कीजिए कि यहाँ रहता आई हैव फॉरगॉटेन योर नेम, मैं आपका नाम भूल गया हूँ, तो योर नेम क्या हो जाता, ऑब्जेक्ट ही तो हो जाता। आई हैव फॉरगॉटेन दिस पेन, मैं इस पेन को भूल गया हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाता, ऑब्जेक्ट हो जाता। तो यहाँ हाउ टू प्ले दिस गेम जो है, ये जो फ्रेज है वो किसका काम कर रहा है, नाउन फ्रेज का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, नाउन फ्रेज का काम कर रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है। इसके बाद है बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर। बर्ड्स ऑफ अ फीदर, कैसी चिड़िया एक साथ फ्लॉक करती हैं, ऑफ अ फीदर। यहाँ ऑफ अ फीदर माने समान पंखों वाली, समान फीदर का तो शाब्दिक अर्थ होता है फीदर, सॉरी पंख। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि बर्ड्स की विशेषता बता रहा है कौन सा, ऑफ अ फीदर। तो बर्ड्स तो नाउन हो गया और ये ऑफ अ फीदर क्या हो गया, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। क्या हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। इसके बाद पांचवा है ही इज ए पर्सन ऑफ नो इम्पोर्टेंस। वो कैसा आदमी है, वह कैसा व्यक्ति है, ऑफ नो इम्पोर्टेंस, कोई महत्व का नहीं, मतलब वह महत्वहीन आदमी है। तो महत्वहीन यहाँ क्या कर रहा है, आदमी की विशेषता बता रहा है, इसलिए ऑफ नो इम्पोर्टेंस जो शब्द है, चूंकि पर्सन यानी नाउन की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह क्या हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। क्या हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। आगे देखते हैं शो मी, मुझे बताइए, मुझे दिखाइए, हाउ टू डू इट, कैसे इसे किया जाए। क्या बताने की बात हो रही है, हाउ टू डू इट। तो ये हाउ टू डू इट जो है, ये किस चीज का काम कर रहा है, ये काम कर रहा है ऑब्जेक्ट का। क्या बताइए, तो हाउ टू डू इट, तो ये हो गया नाउन फ्रेज। क्या हो गया, नाउन फ्रेज हो गया। ठीक है। इसके बाद है सी इज अ वुमन ऑफ वंडरफुल पेशेंस। कैसा है वो महिला, कह रहा है कि सी इज अ वुमन, वो कैसी वुमन है, ऑफ वंडरफुल पेशेंस, अद्भुत धैर्य वाली महिला है। महिला की खासियत क्या है कि उसके अंदर धैर्य बहुत है। तो यहाँ जो वंडरफुल पेशेंस है वो क्या कर रहा है, वुमन की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। क्या हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। ठीक है। इसके बाद देखते हैं आठवां, हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इज नॉट नन। इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, इज नॉट नन, क्या नहीं पता है, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। तो यही तो इसका सब्जेक्ट है, किसकी चर्चा हो रही है, चर्चा हो रही है कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। तो चूंकि ये सब्जेक्ट है और शब्दों का समूह है, इसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अपना नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, फ्रेज हो जाएगा, और ये नाउन फ्रेज भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाउन फ्रेज हो गया। ठीक है। तो इस तरह से और भी आगे चल करके हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ तो बस दो चार सेंटेंस हम लोग देख लिए। इसके बाद हम जैसा कि शुरू में ही बताए थे कि फ्रेज क्यों जानना जरूरी है, फ्रेज से हमें सिंपल कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने में या ट्रांसफॉर्म करने में बहुत हेल्प मिल जाता है। यहाँ दो तीन वाक्यों के द्वारा हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे। मैं यहाँ लिखा हूँ चेंज इनटू सिंपल सेंटेंस। ये जितने भी तीन वाक्य हैं, देखा जाए ये किस तरह के वाक्य हैं, टेल मी, मुझे बताइए, क्या बताइए,
वेयर यू आर बॉर्न। अब क्लॉज आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आप जानते हैं। टेल मी प्रिंसिपल क्लॉज है, करे के, और सबऑर्डिनेट क्लॉज है वेयर यू आर बॉर्न। तो जहां प्रिंसिपल क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज आ गया, यानी कि कम्प्लेक्स सेंटेंस है। ठीक उसी तरह से टेल मी व्हेन राम वाज बॉर्न, राम का जन्म कब हुआ था। तो यह भी प्रिंसिपल क्लॉज और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। राम हैज नो मनी दैट ही कैन स्पेयर। अब देखिए, राम हैज नो मनी, ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या हो गया, दैट ही कैन स्पेयर। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सभी के सभी वाक्य जो है कम्प्लेक्स सेंटेंस है, और इसको करना क्या है, हम लोगों को सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। सिंपल सेंटेंस मतलब वन सब्जेक्ट और वन फाइनाइट वर्ब। तो देखा जाए, टेल मी वेयर यू वर बॉर्न, मुझे बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ था। तो हम इसको सीधे कह देंगे, टेल मी योर डेट ऑफ बर्थ। नहीं, वेयर है ना, तो प्लेस ऑफ बर्थ, सॉरी, प्लेस ऑफ बर्थ। वेयर है, वेयर यानी कि प्लेस को, तो टेल मी योर प्लेस ऑफ बर्थ। अब देखिए यहाँ प्लेस ऑफ बर्थ क्या हो गया, शब्दों का समूह हो गया, इसका अपना सब्जेक्ट प्रेडिकेट नहीं है, और ये क्या हो गया, ये सिंपल सेंटेंस हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं, टेल मी व्हेन राम वाज बॉर्न। तो ये भी बहुत ही आसान है, हम कह सकते हैं टेल मी, व्हेन है यानी कि टाइम हो गया, तो हम कह सकते हैं डेट ऑफ बर्थ। टेल मी योर डेट ऑफ बर्थ, योर डेट ऑफ बर्थ, ठीक ना। अब व्हेन, अब यहाँ डेट के जगह टाइम भी लिख सकते हैं, टाइम ऑफ बर्थ मतलब कब हुआ। तो आप देख रहे हैं कि डेट ऑफ बर्थ या टाइम ऑफ बर्थ ये क्या हो गया, फ्रेज हो गया, शब्दों का समूह है, अपना सब्जेक्ट प्रेडिकेट नहीं है, और अर्थ भी दे रहा है, और ये क्या हो गया, चेंज हो गया सिंपल में। अब यहाँ कह रहे कि राम हैज नो मनी दैट ही कैन स्पेयर। राम के पास वैसा कोई मनी नहीं है जिसे कि उसे वो क्या करे, स्पेयर करे, बचा करके रखे। तो हम यहाँ सीधे कह सकते हैं राम हैज नो मनी टू स्पेयर। अब देखिए, यहाँ मात्र दो शब्द का प्रयोग किए, जो काम यहाँ दैट ही कैन स्पेयर कर रहा था, यानी एक दो तीन चार शब्द मिलके कर रहा था, बस यहाँ दो शब्द फ्रेज अर्थात फ्रेज को यूज किए, और ये क्या हो गया, ये वाक्य सिंपल सेंटेंस में बन गया। तो इस तरह से आगे और इस पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, मुझे उम्मीद है बहुत बढ़िया लगा होगा। तो ठीक है, आज का वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।